वेलकम स्टूडेंट्स, आप टीसीएस एकेडमी के नीट के इस पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन डिस्कशन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी के यूनिट 2 से 15 क्वेश्चन उठाए गए हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द नीट एग्ज़ाम। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 180 क्वेश्चन आते हैं। उन 180 क्वेश्चन में नीट से 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं एंड 45 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है नीट में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी सीखना है। आप वो चाहे क्वेश्चन के जरिए सीखिए, चाहे थ्योरी के जरिए सीखिए, बट आपको बायोलॉजी सीखना है। आप जब तक बायोलॉजी सीखेंगे नहीं, नीट का एक एक क्वेश्चन आपको डॉक्टर बनने से रोक सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गई या गलत हो गया तो दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए आपको बायोलॉजी को ध्यान से, अच्छे से सीखना है। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया जाता है ताकि आप नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके उनकी प्रैक्टिस कर सकें और नीट को क्वालिफाई कर सकें। इंडिया का मेडिकल साइंस में अगर देखें, डॉक्टर बनने के लिए तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट होता है। नीट से ही आप अच्छे से अच्छा कॉलेज उठा सकते हैं, और अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छी मेहनत करेंगे तभी आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। और इन सब के लिए ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से मेहनत करें, सब्जेक्ट को रटे नहीं, उनको सीखें। सब्जेक्ट को रटे नहीं, उनको सीखें। और आप सब्जेक्ट को सीख जाएंगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। बायोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट उसको इंटरेस्ट से सीखना होगा आपको। जब तक आप बायोलॉजी को अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में, मेडिकल में अगर हम लोग देखें तो नीट इज अ टफेस्ट एग्जाम इन द मेडिकल साइंस। नीट जो होता है मेडिकल के क्षेत्र में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। उसको हमको निकालना है ये सोच करके कि सब्जेक्ट को हमको सीखना है, रटना नहीं है। इसीलिए हम नीट जो है के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो हमारी टीसीएस एकेडमी है उस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टीसीएस एकेडमी ने नीट के
एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ नए तरीके से आपके सामने ऐसे क्वेश्चनों को रखता है कि आप उन क्वेश्चन के जरिए चीज़ों को सीखें, रटें नहीं। ये एक अच्छी रणनीति है कि आप क्वेश्चन को सीखेंगे, सीख करके उनको आत्मसात करेंगे और नीट को अच्छी रैंक के साथ, अच्छे कॉलेज के साथ क्लियर करेंगे। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो नीट में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आई एम लवकुश वर्मा। बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके सामने और आप टीसीएस एकेडमी पर बने रहिए। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें कह रहा है अपुंसिया, क्लैडोड आगे लिखा है, एस्पैरागस, फिल्लोक्लैड्स आगे लिखा है, सिट्रस, स्टेमथार्न लिखा है। ठीक, आपको बताना है कि अपुंसिया किसका एग्जाम्पल है, एस्पैरागस किसका एग्जाम्पल है एंड सिट्रस किसका एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। तो मैं बता दूं, जो अपुंसिया होता है वो एग्जाम्पल है फिल्लोक्लैड का। किसका एग्जाम्पल है? फिल्लोक्लैड का। किसका एग्जाम्पल है? अपुंसिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोक्लैड्स। ठीक है, अपुंसिया किसका एग्जाम्पल है? फिल्लोक्लैड्स का। एंड बी, एस्पैरागस किसका एग्जाम्पल है? जो एस्पैरागस है वो है क्लैडोड का एग्जाम्पल। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फिल्लोक्लैड्स से और क्लैडोड से। ठीक, हम लोग एनसीईआरटी के यूनिट 2 से 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। आप देखते हैं जो सिट्रस है वो किसका एग्जाम्पल। तो सिट्रस किसका एग्जाम्पल है? सिट्रस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेमथार्न। ठीक, तना हुआ कांटा। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। जो अपुंसिया इज द एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोक्लैड एंड एस्पैरागस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लैडोड्स एंड सिट्रस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेमथार्न। ये चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। ठीक, तो पहले का आंसर हो गया। ये आते हैं फर्स्ट में, पहला रॉन्ग है, सेकंड वाला भी रॉन्ग है, थर्ड वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि अपुंसिया इज एग्जांपल ऑफ फिल्लोक्लैड्स। एंड देन लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है इट इज अ करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा फ्रूट इज ड्रूप्स, फल ड्रूप है। कौन सा फल ड्रूप है? देखते हैं। कौन सा फल ड्रूप है? ठीक है, सीड कोश इज थिन, एम्ब्रियो इज इनकॉन्स्पियस, एंडोस्पर्म इज एडिबल, फीचर गिवन एबव रिप्रेजेंट्स। इतने फीचर दिए हैं किसके बारे में? फल ड्रूप के बारे में। ऑप्शन है किसका एग्जाम्पल होंगे? ये ग्राउंडनट, व्हीट, एप्पल, कोकोनट। फ्रूट इज ड्रूप, सीड कोट इज थिन, एम्ब्रियो इज इनकॉन्स्पियस मतलब भ्रूण असंगत है, एंडोस्पर्म इज एडिबल, एंडोस्पर्म खाने योग्य है। ठीक है, ये 4 फंक्शन दिए हैं। कहा गया है कौन सा ऐसा फ्रूट है, ठीक है, जिसमें ये चारों फंक्शन मिलते हैं। तो मैं बता दूं, जो कोकोनट का फ्रूट होता है, किसका फ्रूट? कोकोनट का फ्रूट। ठीक है, उसमें क्या होता है? सकुलेंट ड्रूप होता है। ठीक है, विद सिंगल सीड। सकुलेंट ड्रूप विद सिंगल सीड होता है। जो सिंगल सीड होता है उसमें क्या होता है? वो इनक्लोज होता है किससे? स्टोनी
इंडोकार्प से। वो किससे इनक्लोज होता है? स्टोनी इंडोकार्प से, ठीक है। और थिन ब्राउन टेस्टा भी उसमें होता है जो कि स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस होता है, ठीक। इम्ब्रियो और एडिबल एंडोस्पर्म होता है। किसमें? कोकोनट में। तो आते हैं, पहला देख, फ्रूट इज ड्रूप, बिल्कुल सही। कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो ड्रूप में आता है। सीड कोज इज थिन होता है, सीड कोट थिन होता है। इम्ब्रियो इज इनकॉन्स्पिशियस होती है, बिल्कुल इम्ब्रियो इज इनकॉन्स्पिशियस होती है। एंडोस्पर्म इज एडिबल होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया एंडोस्पर्म एडिबल किसका होता है, इससे भी आज क्वेश्चन पूछे गए, तो कोकोनट का एंडोस्पर्म एडिबल होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी नंबर। ग्राउंडनट नहीं होगा, व्हीट नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एलेउरान लेयर इज रिच इन। गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है वो प्रोटीनियस लेयर होती है, ठीक है। उस लेयर को हम लोग एलेउरान लेयर बोलते हैं, ठीक। और वो कैसी होती है? प्रोटीनियस लेयर होती है। उसमें किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की अधिकता होती है। कहा गया एलेउरान लेयर इज रिच इन। जो एलेउरान लेयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन और फैटी एसिड। तो हमने बताया कि जो गेहूं की ऊपरी परत होती है, ऊपरी वाली लेयर होती है, ब्राउन कलर की जो लेयर होती है, वो हम उसको बोलते हैं एलेउरान लेयर। और वो जो लेयर है वो प्रोटीन रिच लेयर है। कैसी? प्रोटीन रिच लेयर है। कैसी लेयर है? प्रोटीन रिच लेयर है, थिक वॉल्स होती है, ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर है जिसका साइटोप्लाज्म क्या होता है? थिन होता है, ठीक है। और एलेउरान से भरी होता है क्या? क्या? प्रोटीन ग्रेन्स। मेन चीज ये होता है कि जो एलेउरान लेयर होती है वो प्रोटीन रिच होती है, ठीक। तो आते हैं, देखते हैं, इसमें लिपिड नहीं होता है, स्टार्च भी नहीं होता है। स्टार्च एलेउरान में नहीं होता है, अंडर एंडोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन होती है वो रिच होती है एलेउरान लेयर। एलेउरान लेयर में प्रोटीन रिच होती है। हम यूनिट 2 एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। अगर नीट आपको निकालना है तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्क्राइब कर दिया कि जो एलेउरान लेयर होती है, ठीक, वो प्रोटीन रिच होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाइकार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। बाइकार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन इज सीन इज। बाइकार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी और साथ साथ एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है उसमें। तो मैं आपको बता दूं फैमिली क्या है, मैं थोड़ा एग्जांपल बता दूं। जैसे नींबू में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। भिंडी, ठीक है, जो भिंडी होती है, लेडी फिंगर होती है, उसमें भी कैसा प्लेसेंटेशन होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। और उसमें बाइकार्पल में 2 कार्पल पाए जाते हैं और सिंकार्पस होता है, ठीक है। बाइकार्पिलरी और सिंकार्पस होता है, ठीक। जो गायनेशियम होता है वो बाइकार्पिलरी होता है और सिंकार्पस होता है। इसकी ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, बाइलाकुलर होती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। वो फैमिली का नाम बताना है। कौन सी फैमिली? तो बाइकार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन इज सीन इज किसमें? सबसे इसमें देखते हैं सोलेनेसी। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। जो इसका गायनोसियम होगा वो कैसा होगा? गायनोसियम होगा वो कैसा होगा? बाइकार्पिलरी सिंकार्पस होगा, ठीक है। सीजल पिनियसी नहीं, एस्ट्रियसी नहीं, मालवेसी नहीं। कौन सी? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली जो होती है, ठीक है, उसकी जो उसमें बाइकार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी पाई जाती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है सोलेनेसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो 5 क्वेश्चन है, कह रहा आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इज द गिवन डायग्राम, ठीक। ए, बी एंड सी, इसमें आपको बताना है कि ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है। रूट से हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आते ही आते हैं। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से।
तो मैं बता दूं ये इसमें कौन सी क्या चीजें हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ए ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ए वाला जो है ये कह रहा है ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, बी वाला कह रहा है ये रीजन ऑफ इलांगेशन है, एंड सी वाला जो कह रहा है ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है ये ए नंबर है, रीजन ऑफ इलांगेशन है ये बी नंबर है, ये बी नंबर है। इसमें होता क्या है, ठीक, यहां पे जो सेल्स होती हैं इस रीजन की वो रैपिड इलांगेशन करती है। कैसा? रैपिड इलांगेशन करती है, रैपिड इलांगेशन करती हैं। ठीक है, और करती क्या हैं, ठीक, काज क्या करती हैं, ग्रोथ ऑफ रूट, रूट की ग्रोथ को बढ़ाती है। क्या? ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को बढ़ाती, काज ग्रोथ ऑफ रूट, क्या करती हैं, ग्रोथ ऑफ रूट। ठीक, रूट की ग्रोथ को बढ़ाती है। कौन सा? बी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलांगेशन। ए नंबर होता है तुम्हारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, एंड बी नंबर होता है रीजन ऑफ इलांगेशन, एंड सी जो ऑप्शन है वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। मेरिस्टेमेटिक मतलब जहाँ सेल का डिवीजन होता है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल पाई जाती है, और यहाँ का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। यहाँ की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, ठीक है, और रैपिडली डिवाइडिंग होती हैं। कैसी? रैपिडली डिवाइड करने वाली होती हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती हैं। ठीक है, और जिनका प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म की होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म की होती है। ठीक, आते हैं, पहला हो गया ए नंबर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ए नंबर आपका हो गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ए नंबर हो गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन, एंड आपका जो बी नंबर होगा रीजन ऑफ इलांगेशन, सी नंबर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो गया, ऑप्शन ए नंबर सही हो गया। बी कह रहा है रीजन ऑफ इलांगेशन, बिल्कुल ए वाला रीजन ऑफ इलांगेशन होता ही होता नहीं, गलत है, क्योंकि बी नंबर रीजन ऑफ इलांगेशन है। सी में देखते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, बिल्कुल ए नंबर गलत है, क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या है, सी नंबर है, जहाँ पे सेल डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, वो क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है। दूसरी बात इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। डी नंबर में देखते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ए में दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि ए जो होता है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, क्योंकि यहाँ सेल डिवाइड करती हैं, डिवाइड करने के बाद उनका साइज बढ़ता है, ये इलांगेशन में आ जाते हैं, फिर वो मैच्योर हो जाती हैं, और ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आ जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने डिस्कस किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स आर, फूलों के पौधों में मुख्य जल परिवहन तत्व है, फूलों के पौधों में मुख्य जल परिवहन तत्व है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट आर, ऑप्शन है ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स, बोथ ए एंड बी। क्या क्या होता है, ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, बोथ ए एंड बी। कौन इसमें सही होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं। जो ट्रैकिड्स होती हैं वो इलांगेटेड होती हैं, ट्यूबलाइट सेल होती हैं, इलांगेटेड होती हैं, और ट्यूबलाइट सेल होती हैं, थिक होती हैं, ठीक, और इनकी जो वाल होती है वो लिग्निफाइड होती है, ठीक है, और इनके जो इंड होते हैं वो टेपरिंग इंड होते हैं, वाल लिग्निफाइड होती है, इंड टेपरिंग होते हैं, ठीक है, एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। याद रखना क्या क्या हमने बताया, इलांगेटेड ट्यूबलाइट होती हैं सेल जो इसकी हैं, ठीक है, थिक एंड लिग्निफाइड वाल होती हैं, और टेपरिंग इंड होते हैं, साथ ही साथ डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं ट्रैकिड्स।
दूसरा बात, जो वेसल्स होती हैं ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टरी एलिमेंट होते हैं। जो वेसल्स होती हैं ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें क्या करती हैं, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ कुछ ट्रैकिड भी, जिसमें क्या देखा गया कि ट्रैकिड्स भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ट्रैकिड्स भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो गया आपका डी नंबर, क्योंकि ट्रैकिड्स, वेसल, ये दो इसके ऑप्शन सही हैं। ठीक, ट्रैकिड्स भी और वेसल्स फाइबर वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है वाटर इम्परेबल वैक्सी मटेरियल सिक्रीटेड बाय इंडोडर्मल सेल्स इन इज कॉल्ड। कह रहा है जल अभेद एंडोडर्मल कोशिकाओं द्वारा स्रावित मोमी सामग्री को कहा जाता है। ठीक, जो वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल होता है सिक्रेट बाई इंडोडर्मल सेल इस कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? मैं आपको बता दूं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स, ठीक है, कि उसको हम लोग इंडोडर्मिस बोलते हैं। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग इंडोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें ये कंप्राइज करती है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल। इसमें सिंगल लेयर बैरल शेप सेल पाई जाती है। ठीक, दूसरी बात, ठीक, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो टेंडेंशियल वाल इसकी होती है या रेडियल वाल होती है, उसमें क्या होता है, इंडोडर्मल सेल होती हैं, उसमें डिपोजिशन होता है वाटर का और इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल का। उस इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? वो इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुबेरिन। वो क्या होता है? सुबेरिन। वो इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है सुबेरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, ये था सुबेरिन क्या होता है? इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा जनरली द सिलिका इज डिपोजिट ऑन द फ्री साइड्स ऑफ। आमतौर पर सिलिका के मुक्त पक्षों का मुक्त पक्षों पर जमा होता है। मुक्त पक्षों पर जमा होता है। क्या जमा होता है? मुक्त पक्षों पर क्या जमा होता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन लिखा है डॉर्सिवेंट्रल लीफ, मोनोकॉटिलिनस लीव्स, आइसोबाइलेटरल लीव्स, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो इसमें आते हैं जो सिलिका का डिपोजिशन होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती हैं, जो मोनोकॉटिलिनस लीफ जो होती हैं, ठीक है, वो थिक होती हैं और फ्री साइड जो होती है उनमें सिलिका का डिपोजिशन होता है और क्यूटिन का भी डिपोजिशन होता है। जो ये डिपोजिशन करता क्या है? ये लीव्स को प्रोटेक्ट करता है। किससे? हर्बीवोर से। लीफ को हर्बीवोर से प्रोटेक्ट करता है। कैसी होती हैं? डॉर्सिवेंट्रल लीव्स होती हैं। कैसी होती हैं? डॉर्सिवेंट्रल लीव्स होती हैं या मोनोकॉटिलिनस होती हैं। कैसी होती हैं? मोनोकॉटिलिनस लीफ होती हैं। ठीक, एक कोष की पत्तियां होती हैं और आइसोबाइलेटरल होती हैं। कैसी होती हैं? आइसोबाइलेटरल होती हैं, डॉर्सिवेंट्रल नहीं होती हैं। डॉर्सिवेंट्रल नहीं होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, बोथ बी एंड सी जे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा पेरीडर्म इंक्लूड, पेरीडर्म में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरीडर्म, ठीक है, इंक्लूड, पेरीडर्म में क्या पाया जाता है? जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो जो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में उसमें होगा कि फिलोम क्या होता है, फिलोजन क्या होता है और फिलोडर्म क्या होता है, कैसे कैसे पेरीडर्म बनता है। ठीक है, तो पेरीडर्म में 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। वो है तुम्हारा फिल्लेम, कौन सा है? फिल्लेम है और फिलोजेन है, फिल्लेम है, फिलोजेन है और फिलोडर्म है। क्या है? फिलोडर्म है। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? फिल्लेम, फिलोजेन और फिलोडर्म। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? कह रहा सही विकल्प का चयन किए। फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल नहीं, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल नहीं, थर्ड एंड फर्स्ट बिल्कुल नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पेरीडर्म में।
पेरिडर्म में तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन से? फिल्लेम पाया जाता है, फिलोजेन पाया जाता है और फिलोडर्म पाया जाता है। तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, किसमें? पेरिडर्म में, याद रखना। अगला आते हैं, द एज ऑफ ट्री बाई काउंटिंग एनुअल रिंग्स कैन बी डिटरमाइंड एंड द साइंस इज कॉल्ड। ट्री की अगर एज डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो उसको वो किस शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे? ठीक है, कह रहा वार्षिक वलय गिनकर वृक्ष की आयु निर्धारित की जा सकती है और विज्ञान कहा जाता है। उस साइंस को क्या कहेंगे? एज ऑफ ट्री काउंटिंग एनुअल रिंग्स। क्या एनुअल रिंग्स को काउंट करके ट्री की एज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? ठीक है, उस साइंस को हम लोग क्या कहेंगे? तो मैं बता दूं, जो एनुअल रिंग्स को देख करके एज डिटरमाइन की जाती है, उस साइंस को हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एजिंग नहीं बोलते हैं, क्रोनोलॉजी नहीं बोलते हैं, ठीक, कंट्रोलॉजी नहीं बोलते हैं, वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये एज ट्री की काउंटिंग एनुअल रिंग को डिटरमाइन करके बताई जा सकती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है वेजाइना, ईसोफेगस एंड यूरेथ्रा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। कह रहा है योनि, अन्न प्रणाली और मूत्र मार्ग में निम्न में से किस प्रकार के ऊतक होते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला है स्क्वैमस, पहला है स्क्वैमस। कह रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की इपिथीलियम ईसोफेगस में पाई जाएगी, यूरेथ्रा में भी पाई जाती है और वेजाइना में पाई जाती है। सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, सिलिएटेड बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं और जो कलमनर इपिथीलियम बिल्कुल नहीं पाई जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजाइना, ईसोफेगस एंड यूरेथ्रा जो होगा, यहाँ पे जो इपिथीलियम पाई जाएगी वो पाई जाएगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम। कौन सी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम। जब टिश्यू हम पढ़ाएंगे, एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे, तब उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम के बारे में बताएंगे, इपिथीलियम के बारे में पूरा बताएंगे, कौन कौन सी इपिथीलियम होती हैं, कैसे उनका स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, ये सब हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक, ये हो गया आपका वेजाइना, ईसोफेगस एंड यूरेथ्रा में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम पाई जाती है। कौन सी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम पाई जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। करा दियर 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, दैट इज द टाइट एडहेरिंग एंड द गैप जंक्शन आर फाउंड। 3 प्रकार के सेल जंक्शन हैं, कौन कौन से? तंग, पालन और अंतराल जंक्शन में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए उसमें? कौन कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। आपको बताना है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बट हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन, साथ ही साथ एनसीईआरटी को छोड़ करके जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड करने के बाद आपके ये 15 क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करना है और अच्छे से चीज़ों को सीखनी है। ठीक, तो क्वेश्चन है, कह रहा है 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, दैट इज द टाइट, एडहेरिंग एंड द गैप जंक्शन आर फाउंड इन। किसमें किसमें पाए जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसमें एडजेसेंट सेल्स क्या करती हैं? जो उसमें एडजेसेंट सेल्स होती हैं वो सेल जंक्शन बनाती हैं। जो एडजेसेंट सेल होंगी वो क्या बनाएंगी? उनके बीच में सेल जंक्शन होंगे, क्योंकि इस सेल को इस सेल, ये सेल इस सेल को जो है न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, वो कुछ जंक्शन होते हैं उनके थ्रू पहुंचता है। तो कह रहा है कि उसमें किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेशन होता है और केमिकल का एक्सचेंज होता है इन सेल में। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो टिश्यू पाया जाएगा वो होगा आपका इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा?
मस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, ठीक है, न्यूरल टिश्यू नहीं होगा। कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? इपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। वहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा जो दो सेल के बीच कहा गया है टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन तीनों बताना है। वहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा? तो वहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू होगा। कौन सा? इपिथेलियल टिश्यू होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम करा, मैच द फॉलोइंग कॉलम, निम्न का मिलान करें। पहला स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक, प्रेजेंस इन ब्रोंक्यूल्स, क्यूबाइडल इपिथेलियम प्रेजेंस इन लंग्स, कॉलमनर इपिथेलियम प्रेजेंस इन स्टमक, सिलिएटेड किडनीज प्रेजेंट इन इपिथेलियम। तो आते हैं, मैं बताता हूं, अगर हम लोग इपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, तो सिंपल टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल इपिथेलियम क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम क्या होती है, ठीक है। तो जो सिंपल इपिथेलियम होती हैं, ठीक है, जो सिंपल इपिथेलियम होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती हैं। जैसे मान लो ये हमने जो इपिथेलियम बनाई, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो हमने ये इपिथेलियम बनाई, ठीक है, ये सिंपल इपिथेलियम है। वो चाहे कॉलमनर इपिथेलियम हो, अगर कॉलम शेप बनाई तो कॉलमनर इपिथेलियम, क्यूब शेप बनाई तो क्यूबाइडल इपिथेलियम, साथ ही साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन का होना मस्ट है। दूसरी बात, अगर इसी तरह मान लो ये हमने क्या बनाया, क्यूब शेप बनाया, तो ये क्यूबाइडल इपिथेलियम हो गई, ठीक है। कौन सी इपिथेलियम? ये देखो, मान लो हमने ये इपिथेलियम सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम बना दी, ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम है, इसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। अगर इसी के ऊपर ये जो इपिथेलियम बढ़ती गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो उस इपिथेलियम का नाम देंगे स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। कौन सी इपिथेलियम? स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। तो क्वेश्चन कह रहा है स्क्वैमस इपिथेलियम किसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, स्क्वैमस इपिथेलियम किसमें प्रेजेंट होंगी? तो जो स्क्वैमस इपिथेलियम है, ठीक है, जो स्क्वैमस इपिथेलियम है वो लंग्स में होती है। लंग्स में कौन सी इपिथेलियम होती है? स्क्वैमस इपिथेलियम होती है। कौन सी? स्क्वैमस इपिथेलियम होती है। जो क्यूबाइडल इपिथेलियम होती है वो पाई जाती है, वो प्रेजेंस इन इंडोथेलियम। ये इपिथेलियम लिखा है यहाँ पे, इंडोथेलियम होगा, ठीक, मिस्टेक हो गई, ये क्या होगा? इंडोथेलियम, इंडोथेलियम, ठीक, किसमें? इंडोथेलियम, ठीक। या यहाँ पे किडनी वाला इधर हो गया है, ठीक है, और ये वाला इधर हो गया, ठीक है। सिलिएटेड इपिथेलियम ये यहाँ होगा और शायद प्रेजेंट इन किडनी इधर होगा। किडनी में क्यूबाइडल इपिथेलियम पाई जाएगी, ठीक है। अगली जो कह रहा है कॉलमनर इपिथेलियम, जो कॉलमनर इपिथेलियम होगी यहाँ पे किडनी होगी, यहाँ पे किडनी होगी, किडनी, ठीक। और ये इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं कॉलमनर इपिथेलियम जो होता है वो कॉलमनर इपिथेलियम वो स्टमक में पाई जाएगी। स्टमक में कौन सी इपिथेलियम? कॉलमनर इपिथेलियम। एंड देन सिलिएटेड जो इपिथेलियम होगी, जो सिलिएटेड इपिथेलियम होगी वो ब्रोंक्यूल्स में पाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, सिलिएटेड इपिथेलियम ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब में भी सिलिएटेड इपिथेलियम पाई जाती है, याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आते हैं ऑप्शन पे मिलाते हैं, ए का सेकेंड, ठीक, बी का फोर्थ, ठीक, बी का, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक। इपिथेलियम पे क्वेश्चन बनते, कौन सी इपिथेलियम कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, करा गिजार्ड इन अर्थवान हेल्प इन, केचुओं में जो गिजार्ड होता है वो किसमें मदद करता है? गिजार्ड अर्थवान हेल्प इन, वो किसमें मदद करता है? तो मैं आपको बता दूं, जो गिजार्ड होता है, ठीक है, वो किसमें मदद करता है? पहला कह रहा है इमल्सिफाइंग फैट, रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूस, क्रशिंग या ग्राइंडिंग फूड, एक्सक्रिएशन इज वेस्ट मटेरियल। तो फैट का इमल्सिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं करता है, रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूस बिल्कुल नहीं निकालता है। जो गिजार्ड का काम होता है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग फूड का काम होता है, ठीक है। जो गिजार्ड का काम होता है वो क्रशिंग या ग्राइंडिंग फूड का काम होता है। ये मस्कुलर सैक होता है,
सेगमेंट 8 और 9th सेगमेंट में पाया जाता है। जो अर्थवार्म होता है उसके 8th और 9th सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, सॉइल पार्टिकल को ग्राइंड करता है या डिकेइंग लीफ को ग्राइंड करता है। ठीक है, कौन, अर्थवार्म, और उसको खाता है। तो इसका मेन फंक्शन जो हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, किसका, गिजार्ड का, किसमें, अर्थवार्म में। किस सेगमेंट में पाया जाता है, तो मैं बता दूं ये 8 और 9th सेगमेंट में पाया जाता है। 8 और 9th सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। एक्सक्रीशन एंड वेस्ट मटेरियल बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका काम होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल in the cockroach are lined by ... and cells fill in the blank with the correct pair। तिलचट्टा में मैल्पिगियन नलिकाएं और सेल द्वारा पंक्तिबद्ध है, सही जोड़ी के साथ रिक्त स्थान भरें। ठीक, कौन कौन सी एपिथेलियम इसमें भी पाई जाएंगी जो तिलचट्टा होता है। ठीक, मैं आपको बता दूं जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है काकरोच में, ठीक है, वो कौन सी एपिथेलियम से होता है, तो वो होती हैं ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियम। कौन सी, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। नॉट क्यूबॉइडल नहीं होती हैं, कलमनर भी नहीं होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं, साथ साथ क्यूबॉइडल बिल्कुल नहीं होती हैं। कौन सी, सिलिएटेड एपिथेलियम होती हैं। ठीक, जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है काकरोच का, उसमें जो एपिथेलियम होगी यहाँ पे ग्लैंडुलर होगा और यहाँ पे सिलिएटेड होगा, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड होगा। तो ये नीट के एनसीईआरटी के यूनिट 2 से आपके 15 क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चनों की मदद से आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, इसी तरह एनसीईआरटी की जितनी भी यूनिट हैं, हर यूनिट से इसी तरह 15 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा और आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। डिस्कशन होगा क्वेश्चन आंसर का। आप बने रहिए। नीट टीसीएस के जो ये पोर्टल है टीसीएस एकेडमी का, वो आपका भरपूर सहयोग करेगा। जो टीसीएस एकेडमी है उस पे आपको इसी तरह क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन मिलता रहेगा। 15 क्वेश्चन का एनसीईआरटी इज द मस्ट बुक। एनसीईआरटी फॉलो करके ही हम लोग चल रहे हैं, उसको भी हम लोग रिवाइज करना है, उसी को बार बार पढ़ना है। ठीक है, उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। साथ ही साथ कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मैं ला करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको नीट में जो बायोलॉजी सेशन है उसमें से 90 के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो आपको सभी क्वेश्चन जो हैं आपके पढ़े होंगे। ठीक, आप बने रहिए टीसीएस एकेडमी पर। ठीक, और जो टीसीएस एकेडमी आपको इसी तरह पूरी सहयोग करेगा, क्योंकि अब और आप अपना उद्देश्य मत भूलिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर बनने जा रहे हैं और डॉक्टर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आनी चाहिए। बायोलॉजी में हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। बिना बायोलॉजी के आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आती है और सभी क्वेश्चन को कवर करना है। कैसे कवर करना है वो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक, और 90 क्वेश्चन को कवर करने के बाद आप नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। एग्जाम देंगे, आप सफल होंगे और टीसीएस एकेडमी आपका फुल सहयोग करेगा। आपको क्वेश्चन आंसर आप डिस्क्राइब करेंगे, हम आपके सामने क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करेंगे। आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक, टीसीएस एकेडमी के पोर्टल पे। थैंक यू।